आजकल सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या फेस करते हैं स्टूडेंट्स? क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपने ऑब्जर्व किए? स्टूडेंट्स जो है वो एनसीईआरटी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रहा है। सीबीएसई और आईसीएसई कहा जाता है, इनका थोड़ा अप्रोच अलग अलग होता है। ऐसा क्यों? किस हिसाब से अलग है ये? बोर्ड जो है सर वो थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा है ओके। और सीबीएसई जो है वो थियोरेटिकल बेस्ड ज़्यादा है। एनसीईआरटी के लिए कहीं अलग ज्वाइन किया हुआ है जी। और ऐसा हर सब्जेक्ट में करते हैं, तो या फिर ये टाइम मैनेजमेंट कैसे हो गया और क्या सही अप्रोच है आपके हिसाब से इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन? तो 6 ट्यूशन्स में इतना कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ सिलेबस हर जगह पे कवर हो जाएगा, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाएगा। सुनते काफ़ी हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार मार्क्स नहीं आ रहे हमारे केमिस्ट्री में। रीज़न क्या है इसका? क्या अप्रोच होनी चाहिए सब्जेक्ट की तरफ? रीज़न ये है कि बच्चे जो कंसेप्ट जो है उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर रहा है। उसको एक फियर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। यार ये तो हमें याद भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, इक्वेशंस और फॉर्मूला होते हैं, कंपाउंड वगैरह, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो गई। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फॉर्मूला शीट साथ में लेके बैठ जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है जी। आप मुझे कैटेगरी वाइज बता सकते हो क्या अप्रोच होना चाहिए? एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिक। पहले सर कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद वो कंसेप्ट के किस किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे टॉपिक एक ही है लेकिन क्वेश्चंस पूछने की स्टाइल बहुत सारी होती है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं इन जनरल स्टूडेंट्स केमिस्ट्री को पढ़ने में, अप्लाई करने में? और एनसीईआरटी को इग्नोर करके कॉम्पिटिटिव की सिर्फ प्रिपरेशन करना, वो भी एक गलती ही है। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आज का हमारा ये एपिसोड खास करके स्टूडेंट्स के लिए है जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट में आप एक्सप्लोर करेंगे आप टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एक बैलेंस बना के रखना है। बोर्ड में नंबर लाना भी ज़रूरी है और एंट्रेंस में स्कोर करना भी ज़रूरी है। तो आप कैसे कर सकते हैं, डेफिनेटली हम इसके बारे में आज बात करेंगे। सो टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, मिस्टर कैवन शाह। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन केमिस्ट्री। 1 दशक से ज़्यादा इनको टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है। 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये गाइड कर चुके हैं। खुद एक ऑथर भी हैं और ऐसे कई बड़े रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स के साथ कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है। सो नीट और जेईई के अलावा ऑफ कोर्स केमिस्ट्री के बारे में हमारी बहुत चर्चाएं हुई हैं। केमिस्ट्री लर्निंग को आप कैसे इजी बना सकते हैं। केमिस्ट्री के जो 3 भाग होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, क्या अप्रोच होना चाहिए, और आप केमिस्ट्री को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि वाकई में केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है अगर आप सही टेक्निक को फॉलो करते हैं। सो आप बने रहिए इस पॉडकास्ट के साथ और हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। काइवन सर, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सर। सो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं नीट की, मतलब जिन लोगों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स जेईई की तैयारी कर रहे हैं, इट मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ एंट्रेंस की तैयारी, आजकल सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या फेस करते हैं स्टूडेंट्स? क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपने ऑब्जर्व किए? सर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जो है वो एनसीईआरटी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रहा है। वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी उनकी छूट रही है, और एनसीईआरटी छोड़ के और कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करते हैं तो भी उनको इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। ये बैलेंस हो कैसे सकता है, क्योंकि दोनों चीज़ें ज़रूरी है। मतलब आपको ऑफ कोर्स बोर्ड्स में भी स्कोर करना है, एक मिनिमम आपको मार्क्स चाहिए, और वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, उसका जरिया है एंट्रेंस एग्जाम्स। तो बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसमें? बैलेंस तो सर इस तरह से कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पढ़ते हैं, जैसे भी कहीं भी स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं ट्यूशन्स में या कोई भी जगह पे, तो वहाँ पे उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे। लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स उनको एनसीईआरटी में क्या दिया है वो उनको खुद से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनानी पड़ेगी। उसके बाद क्या है कि शॉर्ट नोट्स में वो चीज़ें कैसे कवर होगी उनको थोड़ा याद भी रखना है, प्रैक्टिस भी करनी है, तो वो हिसाब से वो कर सकते हैं। ओके, सो आपके हिसाब से बेसिक्स भी पहले क्लियर होने चाहिए जी। रादर देन जस्ट गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर एंट्रेंस और क्वेश्चंस पे सीधा काम करें, एमसीक्यूज पे काम करें। पहले सर कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद
वो कंसेप्ट के किस किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे टॉपिक एक ही है लेकिन क्वेश्चंस पूछने की स्टाइल बहुत सारी होती है, तो स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि कंसेप्ट जो है उनको समझे, उसके बाद एनसीईआरटी में कितना गिवन है वो देखें, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो उनको पता तो चल ही जाएगा कि किस किस तरह से ये क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। कंसेप्ट एक ही रहेगा, क्वेश्चंस पूछने की स्टाइल अलग अलग हो सकती है। आप जो ये एनसीईआरटी की बात करें स्पेसिफिकली, मतलब आप सीबीएसई बोर्ड की बात करें, तो मुझे एक एग्जांपल आप एनसीईआरटी का ले रहे हैं जी, के अलावा जैसे आईसीएसई या और बाकी। हाँ, कोई भी बोर्ड हो, बोर्ड के अंदर क्या होता है कि टेक्स्ट बुक में कंसेप्ट पूरा एक्सप्लेन किया हुआ होता है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है कि वो कंसेप्ट में से अलग अलग स्टाइल से क्वेश्चंस को पूछते हैं। ओके अच्छा, एक और चीज़ है, मैं अब जब क्योंकि हमारी बोर्ड्स पे बात आई, सीबीएसई और आईसीएसई कहा जाता है इनका थोड़ा अप्रोच अलग अलग होता है, ऐसा क्यों, किस हिसाब से अलग है ये? आईसीएसई बोर्ड जो है सर वो थोड़ा प्रैक्टिकल बेस ज्यादा है, ओके और सीबीएसई जो है वो थियोरिटिकल बेस ज्यादा है। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हम अगर रिलेट करें कोई बोर्ड से, तो सीबीएसई बोर्ड जो है वो ही सबसे बेस्ट है। ओके, उसमें थ्योरी भी कवर्ड होती है और साथ में जो है थोड़ा बहुत जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह वो वाला अप्रोच है जी। राइट। अच्छा, दोनों के अप्रोच की बात करें, जैसे हम सिंपल बात करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस, अब वहाँ पे आपको क्वेश्चंस को इलैबोरेट करना पड़ता है, मतलब आपको मे बी इट कुड बी एनी इक्वेशन सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल, यू हैव टू एक्सप्लेन द स्टेप्स आल्सो। अब एंट्रेंस होता है, वहाँ पे आपको कोई स्टेप नहीं बताने, वहाँ पे सीधे 4 ऑप्शन है जी। और वहाँ पे एक चैलेंज है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये दोनों मतलब है ना, आप सब्जेक्ट वही है बट आप अलग अलग अप्रोच से जा रहे हो दोनों तरफ, जी। तो ये कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं? नॉट जस्ट सी, जो स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं दोनों के बीच में वो ठीक है, बट ये जो एक बहुत बड़ा इसके बीच में गैप है वो कैसे फिल कर सकते हैं? सर अगर बोर्ड्स की एनसीईआरटी की बात करें तो क्या है कि उसमें जो कंसेप्ट दिया है वो कंसेप्ट को लर्न भी करना है, समझना तो है ही, उसको लर्न भी करना है। लर्न करके हम एग्जाम में जाके वो कंसेप्ट पूरा लिख सकते हैं कि नहीं, वो चीज़ मैटर करती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो उसमें क्या है कि वो कंसेप्ट हम डाइजेस्ट कितना कर पाए, हमने कितने क्वेश्चंस उसके सॉल्व किए, उसके ऊपर से हमको पता चलेगा कि उनको क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर कंसेप्ट हम समझे ही नहीं है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें दिक्कत तो आएगी। राइट राइट। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आती है, टाइम मैनेजमेंट। अब मैं खुद आई एम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो ये यहाँ पे मेरी खुद की भी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो वहाँ पे पहले एंट्रेंस और दोनों बैलेंस करके पढ़ाते हैं, पहले सिर्फ एंट्रेंस पे फोकस करते हैं, ठीक है। एक उस तरह के भी कुछ मैंने देखे स्टूडेंट्स जो 4 सब्जेक्ट की अलग अलग, मतलब एक सब्जेक्ट सपोज करो केमिस्ट्री हुआ, उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अलग कहीं उन्होंने कहीं ज्वाइन किया हुआ है और एनसीईआरटी के लिए कहीं अलग ज्वाइन किया हुआ है जी। और ऐसा हर सब्जेक्ट में करते हैं। तो या फिर ये टाइम मैनेजमेंट कैसे हो गया और क्या सही अप्रोच है आपके हिसाब से इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन? सर स्टूडेंट्स को सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाए वो सबसे बेटर हो, क्योंकि अगर वो कॉम्पिटिटिव के लिए अलग जगह जाएगा, एनसीईआरटी अलग जगह जाके पढ़ेगा, और फिर दोनों जगह के होमवर्क्स आएंगे, दोनों साइड से प्रेशर आएगा, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि 3 सब्जेक्ट मेन होते हैं, और अगर आपने जिस तरह से आप बात की वैसे 6 ट्यूशंस हो गए उसके। हाँ, 6 ट्यूशंस हो गए। तो 6 ट्यूशंस में इतना कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ सिलेबस हर जगह पे कवर हो जाएगा, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाएगा जितनी उसको जरूरत। राइट। और आज के समय में मैं तो रिकलेक्ट करता हूँ दैट आई कुड एनरोल इन द बीटेक इन 2009। उस समय में एक वर्ड सुना था, सोशल मीडिया। आज के समय में तो मतलब समझ लीजिए कि आज की जनरेशन को भी जो कहते हैं ना जेनजीज, कि यू नो देयर आर टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस। आप जाते हो, सोशल मीडिया है, ओटीटी है, तो ये भी एक चीज है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस काफी होते हैं, तो उसमें कैसे बैलेंस बना सकते हैं बच्चे? सर ये स्टूडेंट्स के लिए सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, और उसको कवर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उसको या तो खुद को इतना मैच्योर बनना पड़ेगा, या फिर पेरेंट्स को ऐसे फ़ोन देने चाहिए जो जिसमें से कीपैड ही आता हो, मतलब जो है वो ये सब सोशल मीडिया वगैरह ना आए। क्योंकि 2 साल स्टूडेंट्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट होते हैं कि अगर उसको सोशल मीडिया में एक बार चला गया
तो फिर वो स्क्रॉल करता ही रह जाएगा और पूरा टाइम उसमें चला जाएगा। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट्स इतना मैच्योर है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना फिर पेरेंट्स को ही उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं, बट आपने जैसे कहा कि कीपैड वाले फोन्स हो गए, बट एक ये नेसेसिटी भी तो बन गई ना स्मार्टफोन्स, क्योंकि अब जगह अब सीखने का तरीका है। मैं ऐसे मानता हूँ कि काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या उन लोगों की एक एप्लीकेशन भी होती है, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन, लेक्चर्स होते हैं वो यूट्यूब पे होते हैं जी, तो वो भी एक हिसाब से ज़रूरी है, नेसेसिटी है कि आप इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, क्योंकि यूट्यूब इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस जिससे आप सीख सकते हो, या फिर कोई जैसे इंस्टीट्यूट की मोबाइल ऐप हो, उसके लिए तो फिर चाहिए होगा ना। जी सर। लेकिन क्या है कि अगर स्टूडेंट्स ऑफलाइन स्टडी कर रहा है तो उसको ज़्यादा इतना यूट्यूब वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर स्टूडेंट ऑनलाइन स्टडी कर रहा है तो ऑनलाइन की अपनी ऐप आती है, वो आप स्टूडेंट को आईपैड या लैपटॉप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मोबाइल ही दीजिए। ओके, क्योंकि कंपैरिजन में आती है ना यार कि यार मैं अपना ये घिसा पिटा यूज कर रहा हूँ कीपैड वाला, मेरे दोस्तों के पास देखो, फ्रेंड्स के पास देखो ऐसे ऐसे फोन है, ये भी एक चैलेंज आ जाती होगी पेरेंट्स में। नहीं, राइट है सर, लेकिन स्टूडेंट्स के करियर के लिए क्या है कि उसको अगर आप आईपैड और लैपटॉप दे सकते हैं तो ऑनलाइन के लिए सबसे बेस्ट है उसके लिए। लेकिन मोबाइल जो है अगर आप दोगे तो डिस्ट्रैक्शन तो थोड़ी बहुत आएगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, अब थोड़ा हम इस पे बात करते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स जो आपकी स्पेशलिटी केमिस्ट्री। अब कहा तो जाता है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है ही, तो मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है किस टाइप का स्टूडेंट है। जी, ठीक है, मैं आई कम ऑन दिस टॉपिक। अब सुनते काफी हैं, लेकिन काफी ऐसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार मार्क्स नहीं आ रहे हमारे केमिस्ट्री में, रीजन क्या है इसका, क्या अप्रोच होनी चाहिए सब्जेक्ट की तरफ? सर रीज़न ये है कि बच्चे जो कंसेप्ट जो है उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर रहा है, और वो अपने हिसाब से जो जितना उनको करवाया हुआ है एमसीक्यूज वगैरह जो स्टाइल से करवाए, बस सेम स्टाइल अगर एग्जाम में आएगी तो ही उनको आता है। अगर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम हमने देखा हुआ है कि हमने जिस तरह से उसको कराया है, अगर सेम टू सेम क्वेश्चंस अगर आता है या थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज करके तो उसको आ जाएगा, लेकिन कंसेप्चुअली अलग स्टाइल से अगर पूछेंगे तो वो नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि बच्चे कंसेप्ट को नहीं प्रॉपर समझते। ओके, और काफी लोगों को ना एक फियर होता है, जैसे होता है ना हम अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में सुनते हैं, नो डाउट इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर एटलीस्ट फॉर बोर्ड्स और एंट्रेंस केमिस्ट्री स्कोरिंग, बट जो लोग उसको एक फियर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, यार ये तो हमें याद भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, इक्वेशंस और फॉर्मूला होते हैं, कंपाउंड वगैरह, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो गई, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर यही कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि केमिस्ट्री जो है उसमें 3 सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को पढ़ने होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री में अधिकतर सम्स, न्यूमेरिकल्स जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स वो तभी सॉल्व कर पाएंगे जब उनको फॉर्मूलाज पता होंगे, फॉर्मूलाज तभी पता होंगे जब थोड़े बहुत कंसेप्ट भी उनको पता होंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फॉर्मूला शीट साथ में लेके बैठ जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो जहाँ जहाँ जो फॉर्मूला की ज़रूरत हो वो उसमें से देख लेते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस सिर्फ कैलकुलेशन की हुई इसमें ना। और वो स्टूडेंट सोचते हैं कि हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए किए, लेकिन आपने फॉर्मूला तो देख लिए, याद नहीं किया है, तो एग्जाम में तो फॉर्मूला शीट देंगे नहीं। तो फॉर्मूलाज याद रखो, उसके बाद एग्जाम की तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ही वो प्रैक्टिस प्रॉपर है, वरना वो प्रैक्टिस प्रॉपर है ही नहीं। एंड व्हाट अबाउट अदर जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक होता है? या सर इनऑर्गेनिक जो है, तो इनऑर्गेनिक के अंदर अधिकतर डेटाज आते हैं, जैसे किसी की कोई वैल्यू आ गई वो याद रखनी है, तो टॉप टू बॉटम ऑर्डर हो गया, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर हो गया, तो कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड वैल्यू जो होती है उससे डेटा होते हैं और डेटा से सारे ऑर्डर्स होते हैं। तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें उसमें याद रखने की ज्यादा है, मान लो कि 60-70% याद रखनी, लेकिन स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि इनऑर्गेनिक तो पूरा ही याद रखने का है, तो जो बाकी की जो 30-40% चीजें हैं, जो समझने की कंसेप्चुअल चीजें हैं, जो वहाँ अप्लाई करनी पड़ेगी, वो भी वो रटते हैं, और उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो रटा हुआ क्वेश्चंस वो लिख देंगे तो गलत हो जाता है। तो इनऑर्गेनिक जो है वो मिक्सचर है, कुछ चीजें याद भी रखनी है और कुछ में कंसेप्ट भी अप्लाई करने पड़ेंगे।
मतलब ये याद रखने की भी एक टेक्निक होती है आपके साथ? जी सर, याद रखने की सारी ट्रिक्स वगैरह होती है, उससे स्टूडेंट्स याद रख लेते हैं अच्छी तरह से। लेकिन वो याद रखने के बाद बार बार उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। जैसे आज याद रख ली चीजें, 15 दिन बाद सब भूल जाएंगे, तो उसको बार बार जब तक चीजें बहुत सारी बार रिवाइज नहीं होगी तब तक वो उनको प्रॉपरली वो याद नहीं रहेगी। जैसे एग्जाम है, कल एग्जाम है, तो आज तो पूरा कोर्स पढ़ नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे? तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हम पढ़े या ना पढ़े हमको आनी ही चाहिए, मतलब याद रह जानी चाहिए। वैसे अगर वो करेंगे तो ही वो पूरा कोर्स एग्जाम के अगले दिन सिर्फ अगर देखना भी है तो भी देख पाएंगे, नहीं तो पूरा कोर्स देख ही नहीं पाएंगे। करेक्ट करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है सर के उसके अंदर रिएक्शंस आती हैं, केमिकल रिएक्शंस जो होती है, बच्चों को सबसे ज्यादा डर ये चीज का ही होता है कि केमिकल रिएक्शंस याद नहीं रहती। तो उसको अच्छी तरह से ऑर्गेनिक प्रिपेयर करने के लिए जो नेम रिएक्शंस है, फिर केमिकल रिएक्शंस है, किसमें हम क्या ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, कब H2O रिलीज होगा, कब क्या क्या रिलीज होगा, वो सब चीजें बच्चों को समझनी जरूरी। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पढ़ के याद नहीं रहता, उसको जितनी बार लिखोगे उतनी बार वो माइंड में सेट हो जाता है। तो जब तक आप लिख के उसको प्रिपेयर नहीं करते तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे की अच्छी नहीं बनती। मतलब ये जो इक्वेशंस होते हैं, मुझे याद है कि एक हमारी बहुत, मुझे शायद अब तो बहुत टाइम हो गया, जमाना हो गया, कि आवर टीचर यूज्ड टू से कि आप है ना जो स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में जो उसका एंड आउटपुट है ना, वो एक जगह पे आप लिख लो। जी ठीक है। और लेफ्ट में क्या है ना, उसकी आप प्रैक्टिस करो कि लेफ्ट में कौन से कॉम्बिनेशन होगी कि राइट वाला आउटपुट आ रहा है। व्हाट इज दैट, आई डोंट रिमेम्बर, बट मैं पूछ रहा हूँ क्या मैं सही सोच रहा हूँ उस बारे में कि प्रैक्टिस करने का एक तरीका? नहीं, एकदम परफेक्ट है सर, कि हम रिएक्टेंट क्या ले रहे हैं और प्रोडक्ट हमें क्या मिल रही है वो हमको याद होना चाहिए, और हम कौन सा रिएजेंट, कौन सा टेम्परेचर रख रहे हैं, वो सब चीजें हमको याद रहनी चाहिए। तो हम अगर हमने कोई एक दो क्वेश्चंस कराए हैं स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को सिखाना ये चाहिए कि इसमें से ये चीज बन रही है, अगर ये हम डालेंगे तो ये चीज बनेगी। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद से बना के आओ। तो स्टूडेंट्स जब खुद से क्वेश्चंस बनाते हैं तब उनको पैटर्न पता हो जाती है कि ये एग्जैक्टली ये चीज की ये पैटर्न। राइट राइट। अच्छा, एक और चीज मुझे पूछनी थी, जैसे काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका दिमाग जो ना थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप होता है, मतलब थिंकिंग वाइज ऐसी होती है, और वो फिजिक्स और मैथ्स में हमेशा मतलब अव्वल नंबर लाते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं। ठीक है, उनका दिमाग चलता है कि न्यूमेरिकल आए, वो सिचुएशन में लगे होते हैं, और साइड बाय साइड वो ऑफ कोर्स थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की भी तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई, और वो एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनका फिजिक्स और मैथ्स फेवरेट भी होता है, लेकिन जब केमिस्ट्री पे बात आती है तो वो हमेशा बॉर्डर लाइन पे रहते हैं। उनका अप्रोच होता है, मतलब उनको लगता है यार या तो याद करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा दिमाग चलेगा, लॉजिक से हो जाएगा। आपके हिसाब से, जैसा आपने कहा कि लॉजिक केमिस्ट्री में भी है, उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? सर यही चीज बोल रहा हूँ कि अगर न्यूमेरिकल्स बेस्ड दिमाग है आपका तो आपको थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल तो अच्छे से कर पाओगे, फिजिकल तो कर लेंगे, लेकिन आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ज्यादा तो जो इनऑर्गेनिक है उसमें याद बहुत रखना है। कुछ स्टूडेंट्स हमको आके बोलते हैं कि सर मैं याद नहीं रख सकता, लेकिन आप मुझे जो भी दोगे वो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, सम्स कर सकता हूँ जितने भी दोगे, लेकिन मैं याद नहीं रख सकता। तो वो अप्रोच गलत हो जाता है, क्योंकि अगर इनऑर्गेनिक से अगर नीट में अगर मान लो 15 भी क्वेश्चंस बनते हैं, 45 क्वेश्चंस होते हैं नीट में, तो 15-15-15 का अगर रेशियो भी हम मान ले, ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन अगर रेशियो मान ले तो 15 में से 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो याद अगर नहीं रखोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो याद रखना इतना ही जरूरी है। तो मतलब आप तीनों सब्जेक्ट की तरह से पढ़ोगे तो ही आप कर पाओगे। अगर कोई एक स्टाइल से तीनों सब्जेक्ट करने गए तो नहीं हो पाएगा। राइट। अच्छा, इसमें एक और चीज, जो स्टूडेंट्स हैं, मैं इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जो तैयारी कर रहे हैं नीट की, जिसमें बायो है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, पीसीडी, और दूसरे जो हैं वो जेईई की तैयारी कर रहे हैं। दोनों के अप्रोच में डिफरेंस, मतलब अगर दोनों ऑफकोर्स एक तैयारी कर रहा है मेडिकल की, एक तैयारी कर रहा है इंजीनियरिंग की, ठीक है, केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है जी, आप मुझे कैटेगरी वाइज बता सकते हो क्या अप्रोच होना चाहिए? एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली। जी। अगर सर इंजीनियरिंग की बात है जेईई की, जेईई में मेंस और एडवांस होती है। सबसे पहले मेंस एग्जाम आती है, और मेंस एग्जाम के अंदर क्या होता है कि 25 क्वेश्चंस होते हैं जेईई मेंस में,
उसमें से 20 MCQ होते हैं और 5 न्यूमेरिक बेस होते हैं। तो उसमें सर क्या होता है कि जो भी कंसेप्ट आप पढ़े हैं 11-12 दोनों का कोर्स इसमें कवर होता है, ये एंट्रेंस है, दोनों एंट्रेंस एग्जाम दोनों का कोर्स कवर है। तो जितना आप पढ़े हैं, जो भी कंसेप्ट आपने लगाया है, उसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे। JEE मेंस का पेपर थोड़ा हार्ड रहता है बच्चों के नज़रिए से, और कंपेरेटिवली नीट का जो पेपर होता है वो थोड़ा इजी होता है। अब इजी और हार्ड हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमने बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, NCERT भी अच्छी तरह से कर लिए, NCERT की एक्सरसाइज है, इंटेक्स क्वेश्चन है, वो सब बहुत अच्छी तरह से किए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी कर लिए हैं, तो हम अच्छे से कर पाएंगे JEE की एग्जाम को क्रैक। और नीट की एग्जाम जो है, नीट की एग्जाम में NCERT लाइन टू लाइन आपको आनी चाहिए। अगर NCERT आप लाइन टू लाइन प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं और आपने सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ और मटेरियल किया या कुछ भी और चीजें भी की है, तो आपका इतना परफेक्शन उसमें एग्जाम में नहीं आ पाएगा। लेकिन NCERT के साथ साथ PYQ जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 36-37 ईयर्स के पेपर्स आते हैं जो अभी तक हो चुके हैं, तो वो सारे पेपर्स भी करने पड़ेंगे और अच्छी तरह से पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप नीट क्रैक कर पाएंगे। तो नीट के एग्जाम में NCERT का रोल बहुत ज़्यादा है, चाहे बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन JEE इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए अगर आपने NCERT लाइटली पढ़ी है, पढ़नी है तो उसमें भी है, लेकिन अगर आपने लाइटली पढ़ी और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व किए तो आप JEE क्रैक कर पाओगे। ओके अच्छा, एक और चीज होती है, चलो JEE तो हर कोई तो क्रैक, मतलब अब IIT की तैयारी है वो, अब एक और एग्जाम होता है AIEEE जी। अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, AIEEE के जरिए आपको, चलो JEE में क्रैक हो जाता है तो ठीक है, आप IIT में जा रहे हो। अगर दूसरा ऑप्शन है कि चलो JEE में बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया, तो दूसरा ऑप्शन होता है AIEEE। AIEEE में क्या आपके हिसाब से अप्रोच सही है इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स स्पेसिफिकली इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट? सर AIEEE जो एग्जाम है वो बहुत पहले हुआ करती थी, अब वो JEE में ही कन्वर्ट हो चुकी है। अच्छा, JEE में हो चुका है। हाँ, तो अब अलग से वो एग्जाम नहीं होती है, तो JEE मेंस और JEE एडवांस ही होती है। अच्छा, AIEEE अब नहीं, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम ही हो गए, जॉइंट हो चुका है, तो JEE है, नाउ देयर इज JEE एंड नीट, ये दो हो चुके हैं, और कोई एग्जाम ना था। इसी के बेसिस पे आपको जो मतलब जो भी कट ऑफ रेंज होती है वो कुछ इंस्टीट्यूट वाले अलग से रखते हैं अपनी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, जैसे पिलानी है, बीट्स, तो पिलानी वाले अलग से अपनी एग्जाम लेते हैं, तो वो चीजें अलग है। लेकिन कॉमन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये दो ही है। पिलानी वालों की तो ऑनलाइन भी होती है, मतलब जैसे आप चाहें तो अपने हिसाब से स्लॉट अरेंज करके अलग अलग जगह पे कर सकते हैं। हाँ, वो अलग से, मतलब पूरा पैन इंडिया नहीं कंडक्ट करवाते, वो ऑनलाइन करते हैं। राइट। ओके, नाउ कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, आपने जैसे केमिस्ट्री की बात की, क्लैरिटी मिली कि अप्रोच होना चाहिए, सही याद करने का तरीका, वो सब हमने डिस्कस किया। नाउ एक कॉमन मिथ अबाउट केमिस्ट्री, अभी भी ये कॉमन होता है कि जो भी ऑनगोइंग जो डिस्कशंस होती है ना स्टूडेंट्स में, यार केमिस्ट्री यार वो तो रट्टा मारना है, बस रट्टा मारो तो पास हो जाओगे। ये परसेप्शन के बारे में आपका क्या कहना है, जो अभी और थोड़ा हम जिसके बारे में अगर बात कर सकते? सर कुछ चीजें रट्टा मारने की है, लेकिन हम ऐसा मान लेके पूरा सब्जेक्ट ही रट्टा मारना है और उसको रट्टा ही मारेंगे तो जिसमें कंसेप्ट हमको अप्लाई करने वो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स रह जाता है वो चीज़ों में। रट्टा मारना है, लेकिन क्या है, इनऑर्गेनिक में है और इनऑर्गेनिक में कुछ पोर्शन में है, तो चीज़ें ये क्लियर होनी चाहिए कि क्या क्या रट्टा मारना है, तो वो हिसाब से स्टूडेंट्स कर पाएंगे। मतलब अगर आप जो भी चीज़ें रट्टा मारनी है, अब आपको टीचर्स आपके बताते हैं कि ये चीज़ याद रखनी है, तो वो याद रखना है, हर चीज़ को याद नहीं रखना है। जिस चीज़ों में हमको कंसेप्ट को अप्लाई करना है उसमें हमको कंसेप्ट अप्लाई करना हमको आना चाहिए, कंसेप्ट पहले डाइजेस्ट हो जाना चाहिए अच्छी तरह से। जब तक समझ में ना आए अपने टीचर को पूछना है कि टीचर के हमको ये वापस से समझाओ, तब प्रॉपर से ये होगा। और घर पे जाके उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। स्टूडेंट्स के आगे क्लासरूम में इतने सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि घर पे जाके उनको यही लगता है कि हमको सब कुछ आ गया, लेकिन उनको सिर्फ कंसेप्ट पता चला है, कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, कौन सी स्टाइल से क्वेश्चन आते हैं एक ही टॉपिक से, वो चीजें देखनी है। करेक्ट। अच्छा, एक और चीज है, मल्टीपल बुक्स फॉलो करना। ये मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं बायोलॉजी, फिजिक्स। अब एक जगह पे जाते हैं एंट्रेंस,
जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ की बुक्स होती है, वहाँ का स्टडी मटेरियल होता है, ठीक है, जी आपका एनसीईआरटी हो गया, और कुछ ऐसी बहुत ही मोटी मोटी किताबें आती है। अब जी। कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा है, मतलब मैं अपने समय में भी मैं देखता था, सब पढ़ते हैं, वहाँ से भी ट्राई करते हैं, वो भी इसको रीड करने की कोशिश करता है। क्या आपके हिसाब से ये सही अप्रोच है, या फिर दे शुड स्टिक टू जस्ट वन एनसीईआरटी और फॉलो द बोर्ड, और उसके अलावा एंट्रेंस की कुछ बुक्स को ही, सिलेक्टिव बुक्स को फॉलो करें? सर बुक्स रेफरेंस बुक को सॉल्व करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए। जैसे सबसे पहले स्टूडेंट गया कोचिंग या कोई भी जगह पे जहाँ से वो पढ़ रहा है, वहाँ जाके वो कंसेप्ट को समझा, उसने अंडरस्टैंड अच्छी तरह से किया वो टॉपिक को। उसके बाद घर पे आया, घर पे आके उसने एनसीईआरटी देखी कि एनसीईआरटी में क्या दिया है, उसकी शॉर्ट नोट बनाई। शॉर्ट नोट बनाने के बाद उसको टीचर ने जो भी होमवर्क दिया होगा वो सॉल्व किया। फिर उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस की, एनसीईआरटी में भी उसके कनेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस किए। उसके बाद स्टडी मटेरियल को सॉल्व किया, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं उसको वो टॉपिक के, और उसके बाद अगर उसके पास टाइम बचता है तब उसको रेफरेंस बुक करनी है। मतलब इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद अगर उसके पास टाइम है और रेफरेंस बुक कर रहा है तो उसका प्रोग्रेस होना ही है। लेकिन वो ये सब चीज़ों को छोड़ के उसके फ्रेंड ने रेफरेंस बुक की इसलिए वो कर रहा है, तो फिर उसका कुछ होना नहीं। ओके। और सेल्फ स्टडी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि आप जाते हो, प्रैक्टिस करते हो, बट आपको एक टाइम थोड़ा शांति से भी निकालना पड़ता है सेल्फ स्टडी के लिए। तो वो कैसे बैलेंस मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी का मतलब कुछ लोगों को क्लियर नहीं होता, मैं पहले वो करना चाहूँगा कि सेल्फ स्टडी वो चीज़ है जो टीचर ने होमवर्क दे दिया और उसके बाद की जो प्रैक्टिस है वो सेल्फ स्टडी है। तो स्टूडेंट्स उसमें कंसीडर करते हैं कि उनका जो होमवर्क है, पेंडिंग वर्क है, वो कंप्लीट कर दिया, उसमें 5-6 आवर्स हो गए तो वो उसकी सेल्फ स्टडी हो गई। लेकिन सेल्फ स्टडी वो है जो उसके पास पेंडिंग कोई भी वर्क नहीं है और उसके बाद वो स्टडी कर रहा है टॉपिक की, वो सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी तो बहुत ही ज़रूरी है और सेल्फ स्टडी से ही रिजल्ट आता है। जब तक स्टूडेंट सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाल पाता तो उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो उसको टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है कि मैं सारे जो भी मेरे काम है, मेरे जो भी वर्क दिया हुआ है, वो सारे मैं इतने आवर्स में कंप्लीट करूं, और उसके बाद इतना आवर्स मुझे जो सेल्फ स्टडी मिलता है उसमें मैं ये सब्जेक्ट को डिवाइड करके और इस तरह से उसकी प्रिपरेशन करूं। तो सेल्फ स्टडी के लिए अगर टाइम मैनेजमेंट उसको नहीं आया, या उसके टीचर ने उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाया है, बना के नहीं दिया है, या स्टूडेंट टीचर से कनेक्टेड नहीं होते कभी कभी इतना, तो सेल्फ स्टडी का जो टाइम है वो मिस कर देते हैं, और वो जो वही समझते हैं कि जो हमको वर्क दिया है वो ही हमारी सेल्फ स्टडी है, तो उससे उसका रिजल्ट नहीं आएगा। राइट। और इफेक्टिव रिवीजन करने का बेस्ट मेथड क्या है? जैसे कुछ सीख लिया दोनों साइड से, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या बोर्ड्स हो, अब पढ़ लिया कर लिया, बट रिवीजन भी ज़रूरी है, और ख़ास करके जैसे प्री बोर्ड से पहले, बोर्ड से पहले जब आप पूरे साल का कर रहे हो तो चलो बाद में आप पूरा कंबाइन करोगे, 12th के बाद तो एंट्रेंस होते तो 11वीं 12वीं पूरा एक हिसाब से रिवीजन। तो रिवीजन के लिए कैसे इफेक्टिवली कम समय में कैसे कर सकते हैं उसको? सर रिवीजन जो है वो थोड़े थोड़े दिन में करते रहना चाहिए। जैसे मान लो कि एक चैप्टर आज चला हुआ है, तो आज जो चैप्टर चल रहा है उसकी तो एग्जाम आनी ही है ये वीक में, लेकिन जो पहले के चैप्टर चल चुके हैं वो स्टूडेंट्स नहीं करते। तो जो सेल्फ स्टडी जो हमने बताया, वो सेल्फ स्टडी में पहले के चैप्टर्स भी स्टूडेंट्स को कवर करने हैं। एक बार हो चुका है मतलब ये नहीं है कि उसको आ गया है, वो 15-20 दिन बाद भूल ही जाएगा। तो जितनी बार सेल्फ स्टडी में वो चैप्टर्स रिवीजन करेगा तो वो हिसाब से उसकी जो है वो और ज़्यादा से अच्छे से रिवाइज कर पाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स अपने आप जो प्लान है उसका कर रहा है मैनेज, और वो प्लान को फॉलो कर रहा है, और उसके बाद जो चैप्टर्स पहले चल चुके हैं वो चैप्टर्स के फॉर्मूला शीट बन गई। तो जब कभी कभी सेल्फ स्टडी करते टाइम फॉर्मूला पे एक बार नज़र कर ली, फिर न्यूमेरिकल रैंडमली सॉल्व कर लिए कि लाओ आज ये टॉपिक के मैं देख लेता हूँ मुझे आया है कि नहीं। तो वो चीज़ से रिवाइज बार बार करना, उससे उसका ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कंसेप्ट। करेक्ट। अच्छा, अगेन टॉकिंग अबाउट द एंट्रेंस, अबाउट मैनेजिंग द बैलेंस, काफ़ी जगह ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कि वो कहते हैं यार पूरा आप स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ठीक है आप बस एंट्रेंस पे ध्यान दो और बोर्ड से कुछ 3-4 महीने पहले हम आपको पढ़ा देंगे। नंबर 1। नंबर 2,
कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ सीबीएसई पे ध्यान दो। ऑफकोर्स स्कूल के लिए टारगेट होता है कि अपना यार बोर्ड्स पे अच्छे नंबर आने चाहिए, और एंट्रेंस तो बाद में भी कभी कर सकते हो। जी इन दोनों चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है? सर, ये अपने हिसाब से अलग चीज़ है, लेकिन क्या है कि स्टूडेंट का मेन गोल क्या है। अगर स्टूडेंट का मेन गोल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसको बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और ज़्यादा टाइम देने के लिए उसको उसके पास टाइम भी ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चा स्कूल ना जाए, स्टूडेंट स्कूल ना जाए, लेकिन वो इस तरह से टाइम का मैनेजमेंट करें कि उसको सेल्फ स्टडी के लिए, अपना जो गोल है वो करने के लिए उसको ज़्यादा टाइम मिले। जैसे मान लो कि आर्किटेक्चर है तो आर्किटेक्चर के लिए जेई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, तो उसके लिए बोर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो फिर उसको बोर्ड के अंदर ज़्यादा टाइम देना ज़रूरी है। तो जिसका जो गोल है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ पे अगर उसने ज़्यादा टाइम दिया है तब उसका काम होगा। ओके। क्योंकि जैसे साइंस में ये एक चैलेंज होती है, खास करके जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करें, क्योंकि कॉमर्स वालों के लिए तो साफ है, मतलब आपके लिए एक ही है कि आपको बोर्ड्स पे ध्यान देना है, या ह्यूमैनिटीज वाले हो गए, आर्ट्स वाले हो गए, सॉरी, उनके लिए तो ये एक क्लियर गोल है कि यार यहीं पे फोकस करना है। बस साइंस वालों के लिए दोनों जगह, मतलब एक हिसाब से आप दो नाव पे सवार हो। मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल अलग अलग है वो, देयर आर द कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड, बट स्टिल इट इज अ चैलेंज, जी राइट? अच्छा, एक और चीज है, अब सिलेक्शन अगर नहीं हुआ पहली बारी में, दूसरी बारी में सॉरी, मतलब आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट आफ्टर 12th, एक बारी में सिलेक्शन नहीं हुआ, लोग ड्रॉप भी लेते हैं उसके बाद। जी आपके हिसाब से ड्रॉप लेना, अगर अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो चलो एक और साल हम ट्राई करते हैं, जी वो ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है, या फिर आप जो आपको ऑप्शन अभी मिलता है आप कंसिडर करें? वो अपने अपने ऑफकोर्स एम पे भी डिपेंड करता है, स्टिल अकॉर्डिंग टू यू। सर, ड्रॉप लेना क्या है, वो स्टूडेंट के माइंडसेट पे ज़्यादा डिपेंड करता है। स्टूडेंट का गोल जितना स्ट्रांग है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट का गोल बहुत अच्छा है, मेहनत भी बहुत अच्छे से उसने की है, लेकिन कोई कोई चीज़ें की वजह से उसके मार्क्स कम आ जाते हैं या कुछ नंबर्स कम आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो ड्रॉप ले तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है कि जो ड्रॉप लेके और बेटर मार्क्स लाके अच्छी जगह पे सेट हो चुके। अभी उल्टा भी हो सकता है, लेकिन जी, उल्टा भी हो सकता है, लेकिन वो स्टूडेंट के माइंडसेट पे ही डिपेंड करता है कि उसकी प्रिपरेशन उसको कैसे ठीक से बढ़ानी है, कैसे करनी है। लेकिन एक चांस अगर नीट के लिए लेता है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। इवन फॉर जेडब्ल्यू ऑल्सो? यस सर। ओके ओके ओके। जब खास करके जब साइंस स्ट्रीम की तैयारी कर रहा है, मैं दोनों कॉमनली बात कर रहा हूँ दोनों चीज की, कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि एक जनरेशन से चलता आ रहा है कि डॉक्टर्स हैं सब फैमिली में, या सब फैमिली में इंजीनियर्स है, तो एक स्टूडेंट पे प्रेशर भी होता है, ठीक है, कि कंपैरिजन होती है कि यार आपके सबके ने अच्छे टॉप स्कोर किए थे, और या फिर एक जेनरिक कंपैरिजन भी हो सकती है कि हो सकता है कोई फैमिली से कोई भी ना हो, बट फिर भी कंपैरिजन तो होगी, क्योंकि आज के समय में आजकल कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, तो ये स्टूडेंट कैसे हैंडल कर सकते हैं, और पेरेंट्स का इसमें क्या रोल होना चाहिए? सर, मेरे ख्याल से तो ये प्रेशर नहीं होना चाहिए पेरेंट्स का भी, क्योंकि आज फैमिली में सारे डॉक्टर्स क्यों ना हो, लेकिन स्टूडेंट को अगर कोई और उसको बनने की मर्जी है तो उसमें ही ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहले तो प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर है तो थोड़ा स्टूडेंट को भी पेरेंट्स को कन्विंस करना आना चाहिए कि मेरा ये गोल है तो मैं इस तरह से करना चाहता हूँ, तो ही वो आगे बढ़ेगा। वरना ऐसे प्रेशर हम बच्चों पे करेंगे तो उसको करना नहीं है, तो साइंस स्ट्रीम में तो प्रेशर से काम नहीं हो पाएगा। साइंस स्ट्रीम में अगर किसी के मार्क्स आते हैं और स्टूडेंट्स अगर सक्सेसफुल बनते हैं तो अपने एम्स और अपने जो लगातार मेहनत जो करते हैं उससे ही बन पाएंगे, वरना बिना इंटरेस्ट के अगर पढ़ेंगे तो वो नहीं बन पाएंगे। करेक्ट। एक और चीज, हम स्पेसिफिकली दोबारा केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। कोई स्टूडेंट केमिस्ट्री में ब्राइट भी है, और साथ में उसको जो प्रैक्टिकली जो है उसको लैब वगैरह एक्सपेरिमेंट करने में उसको बहुत इंटरेस्ट है, जी अलग अलग कंपाउंड्स के साथ, वो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें इंटरेस्ट होता है। तो अगर कोई किसी को इसमें इंटरेस्ट है, जेन्युइनली इंटरेस्ट है, तो बात के कौन से करियर प्रोस्पेक्ट्स है? स्पेसिफिकली द पर्सन इज गुड इन केमिस्ट्री, मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को मान के चलता हूँ, सिंपल है, क्या क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स है? अगर सर स्टूडेंट को केमिस्ट्री अच्छा लगता है और उसको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ज़्यादा पसंद है तो उसके लिए भी बहुत सारा आगे स्कोप है। जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें R&D में आप जा सकते हो। R&D में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों को मतलब
फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, हर जगह पे R&D लैब तो होती ही है। तो और फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट वो सब चीज़ों में भी स्टूडेंट्स आगे बढ़ सकता है। वो सब प्रैक्टिकल रिलेटेड ही स्कोप है, लेकिन उसको फिर से भी प्रैक्टिकल में उसको भले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, लेकिन उसको जो 12th में तो सबको इक्वली ही पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ना तो पड़ेगा, मतलब वो तो देखो वो तो मैंडेटरी है। आप जी। एक सब्जेक्ट को, क्योंकि आपको, और इनफैक्ट इंजीनियरिंग के पहले साल में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, हर किसी को सब कुछ पढ़ना ही पड़ता है उसमें। और ये जो आपने जैसे कहा क्लिनिकल जो होते हैं ट्रायल्स, तो जैसे कोई ड्रग रिलीज होता है, जैसे कोई मेडिसिन, उसको अप्रूवल मिलने में यही सब तो ट्रायल्स होते हैं ना। जी। उसी में जो सारे अभी जैसे जो कोरोना की वैक्सीन आई थी, उसमें भी जो ये जो सारा ग्राउंड वर्क हुआ होगा, इट विल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड ऑफ कोर्स केमिस्ट्री, तो मतलब रह ही नहीं सकती उसके बगैर आप। जी, केमिस्ट्री तो बहुत जरूरी है सर। मैं खुद भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 2.5 साल वर्क कर चुका हूँ एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, तो मुझे एक्सपीरियंस है। वहाँ पे भी ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकल रिलेटेड ही होनी चाहिए। अगर हमारा माइंडसेट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का है तो वो सब में बहुत आगे स्टूडेंट्स बढ़ सकते हैं। अभी तो बहुत सारे स्कोप इंडिया में भी हैं। ओके और एक चीज है, जो बायोलॉजी वाले हैं वो तो केमिस्ट्री को इग्नोर कर ही नहीं सकते, जो कि सब इंटर रिलेटेड है। इसमें क्या कहना है आपका? जी, नहीं, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेन है। अगर केमिस्ट्री वीक है तो आगे जाके उनको बायोकेमिस्ट्री में कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम्स होनी। क्योंकि जिनका जैसे एम है, अब उन्होंने फिजिक्स वगैरह सब क्रैक कर लिया, मैथ्स वगैरह, अब उनका कुछ लोग का एम है कि उनको कोडिंग की तरफ जाना है, आईटी की तरफ जाना है, तो वहां पे तो उनकी केमिस्ट्री का कुछ यूज रहा नहीं, वो तो अलग स्ट्रीम में जा रहे हैं। लेकिन जो लोग मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं उनको तो वो तो दे कैन नॉट इग्नोर केमिस्ट्री ऑफ कोर्स। नहीं, केमिस्ट्री उनकी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए नीट में जो है वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिला के बहुत सारे अच्छे मार्क्स आ जाए तो फिजिक्स का फिर सिर्फ टच ही हो तो भी काम बन सकता है। मतलब वहाँ पे बेस लाइन में हो सर, वो भी जी सकता है। उस थोड़ा आप और एलैबोरेट करिए, कंसिडरिंग बायो केमिस्ट्री और क्या क्या ऐसे नए करियर प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं। मतलब ये हम चलो 12वीं के बाद की बात करते हैं, 12वीं तक तो ठीक है, हमने काफी कुछ डिस्कस किया। और ऐसे कौन से क्या इनोवेशंस हो रही है, अगर आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट आवर कंट्री, और ऐसे कौन से करियर प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं? बायोलॉजी में तो सर बी ग्रुप में मेडिकल तो है ही। मेडिकल में भी बहुत सारे अलग अलग, आपको पता ही है, हार्ट के पेशेंट्स हो ये, तो उसके लिए अलग अलग स्पेसिफिक डॉक्टर्स होते हैं। तो बायोलॉजी तो बहुत बड़ा स्ट्रीम है और उसके अंदर अभी अभी बहुत सारी चीजें नई भी आ रही। हाँ, नई चीजें, यस यस, जो भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वो लोग यूज कर रहे हैं तो उनको भी सीखना होता है। और बहुत सारे वो रिलेटेड भी बायोलॉजी में सारी चीजें होती है। जेई की बात करें तो एआई वगैरह जो है वो आजकल नया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके और अगेन टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं इन जनरल स्टूडेंट्स केमिस्ट्री को पढ़ने में, अप्लाई करने में? स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द एंट्रेंस एंड एनसीईआरटी कंबाइंड। सर एनसीईआरटी को फॉलो ना करना और एनसीईआरटी को इग्नोर करके कॉम्पिटिटिव की सिर्फ प्रिपरेशन करना, वो भी एक गलती है। और दूसरी चीज़ ये है कि एनसीईआरटी को साथ में रख के बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना। पहले तो ये समझना जरूरी है कि कौन सा टॉपिक रटने का है और कौन सा टॉपिक समझने का है। स्टूडेंट्स ये मान लेते हैं कि पूरा केमिस्ट्री रटना है तो पूरा रटते हैं, और पूरा समझने की कोशिश करते हैं तो रटने वाली चीज़ें वो याद नहीं रख पाते। तो जैसे केमिस्ट्री के 3 चीज़ें मैंने जो आपको बोली, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, वो तीनों की प्रिपेयर करने की अलग से स्टाइल है। वो स्टाइल अगर आपने प्रॉपर से, मतलब अच्छी तरह से आपने किया और उस पर प्रैक्टिस भी आपने बहुत अच्छी तरह से की, तो स्टूडेंट्स कर पाएंगे। केमिस्ट्री उनके लिए बहुत ईजी है। ओके और केमिस्ट्री को लेकर आपका कोई पर्सनल सुझाव, मतलब ये मैं सिर्फ एक आपका ओपिनियन या सजेशन कह रहा हूँ कि आपके हिसाब से टेक्स्ट बुक्स में ये होना चाहिए, स्पेसिफिकली जो बोर्ड्स की तैयारी मतलब करवाते हैं, तो आपके हिसाब से आपको लगता है ये अप्रोच लाना चाहिए, जो भी हमारा एजुकेशन बोर्ड है उनको ये अप्लाई करना चाहिए? आपका ऐसा कोई सुझाव है? मतलब जस्ट योर थॉट्स ऑन दिस। सर एजुकेशन अभी क्या है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ही फोकस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स जहाँ भी जाए और जहाँ भी प्रिपेयर करना चाहे, जो भी जिनके भी साथ, वहाँ पे उनको एनसीईआरटी, कॉम्पिटिटिव सारी चीज़ें एक साथ उनको मिल जाए, वैसा अप्रोच होना चाहिए। और स्टूडेंट्स के ऊपर काम भी लेना चाहिए। जैसे आज स्टूडेंट्स ने क्या किया, हमने वो होमवर्क दिया था तो वो कैसे करके आए,
जो जो उसकी अपडेट्स हैं वो भी उनकी लेनी चाहिए, और स्टूडेंट को भी ये चीज़ें अपडेट करनी चाहिए कि सर मैंने इतना कर लिया, अब मैं क्या करूँ, तो मेरा मेरा फोकस ये है, मेरा गोल ये है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। तो क्लैरिटी नहीं होती आजकल। मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स पढ़ा लेते हैं, टीचर्स पढ़ा लेते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ के और फिर चले जाते हैं, फिर अपने हिसाब से वो करते हैं, टेस्ट अपने हिसाब से कंडक्ट होती है तब टेस्ट दे देते हैं। फिर मतलब जो कम्युनिकेशन गैप जो दिख रहा है मुझे टीचर्स और स्टूडेंट्स में, उसके लिए स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना वो उनको नहीं पता, क्योंकि ये उनका पहला साल है। और टीचर को सब पता है कि उसको कैसे करना चाहिए। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो थोड़ा सा कम हो जाए तो अच्छी तरह से ट्यूनिंग हो जाए, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, उसको ट्रीट भी करना है, कैसे उसका गोल अचीव हो वो भी एक टीचर की ड्यूटी होनी चाहिए कि स्टूडेंट का जो गोल है वो कैसे अचीव हो, सिर्फ पढ़ाना काम नहीं है। तो स्टूडेंट को भी ये चीज़ें टीचर्स के कनेक्शन में ही रहना है पर जो भी सब्जेक्ट्स हैं, कि सर मैंने इसमें इतना कर लिया, अब मैं क्या करूं, ये चीज़ पर्टिकुलर मुझे समझ में नहीं आ रही, या मैं रट लूं या फिर क्या करूं। तो ये सब चीज़ें अच्छा सुझाव टीचर स्टूडेंट को दे पाएंगे। स्कूल का अपना नजरिया है, वो कहते हैं आप अपने बोर्ड्स पे फोकस करो, प्रैक्टिकल में तो आपको ज्यादातर वो तो इन्विजिलेटर या जो भी आते हैं बाहर से आते हैं, एक्सटर्नली आते हैं। तो प्रैक्टिकल अप्रोच, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लाइफ में जो काम आने वाला है वो प्रैक्टिकल आने वाला है जी। प्रैक्टिकल अप्रोच में हमारी कहाँ कमी है? मैं स्पेसिफिकली, आप पहले केमिस्ट्री की बात करो, बायोलॉजी केमिस्ट्री जो आपकी एक्सपर्टीज है, क्या अप्रोच में आपको कमी लगती है अभी जो स्कूल्स को प्रैक्टिकल में अप्लाई करनी चाहिए? प्रैक्टिकल्स में हम थोड़ा लाइटली लेते हैं सर, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के मार्क्स और कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी काउंट इतना नहीं होते। ओवरऑल मार्कशीट में उसकी इफेक्ट दिखती है, लेकिन कहीं भी वो ज़्यादा काउंट नहीं हो रहे हैं मार्क्स। तो बच्चे क्या है वो चीज़ों को लाइटली लेते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए प्रैक्टिकल्स जो होते हैं, जो जब प्रैक्टिकल होंगे तो ही स्कूल जाते हैं। थोड़ा इस टाइप का कल्चर अभी क्रिएट हो चुका है, तो प्रैक्टिकल्स को इम्पोर्टेंस देना बहुत कम कर लिया है स्टूडेंट्स ने और टीचर ने भी। क्योंकि जो बाहर की, जो जैसे कहते हैं ना एडवांस कंट्रीज, वहाँ का पैटर्न देखोगे तो कई जगह पे देखोगे कि वहाँ पे थ्योरी किताबें तो पतली पतली होती है, ज्यादातर वो प्रैक्टिकल होता है। जी। तो क्या आपको लगता है हमें यहाँ इंडिया में ये चीजें थोड़ी और, इसको और सीरियसली लेना चाहिए? हाँ, प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ा होना चाहिए मेरे ख्याल से भी, क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो आपको इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट में आएगा। अगर आपने प्रैक्टिकल ही नहीं किया है तो आपको पता ही नहीं होगा कि ये एक्चुअल में हो रहा है या सिर्फ हम रट रहे हैं। तो प्रैक्टिकल करने से ये चीज़ पता चलती है कि प्रॉपर जो कंसेप्ट बुक में दिया है वो अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो वो आपको सामने आपके लाइव होगा ना, जैसे हम जिसको फ्लो चार्ट कहते हैं। अब आप फ्लो चार्ट को याद कर रहे हो, इसके बाद ये कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं केमिस्ट्री फिजिक्स में जो मर्जी जिस मर्जी चीज की बात करूं, अब इसमें जब आप उसको लाइव करोगे तो फिर आपके वो होता है ना, दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छा कैसे करते हैं। तो वो अप्रोच और आई थिंक आपके हिसाब से निखारने की जरूरत है उस चीज को। हाँ, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत तो है। राइट। और अभी स्टूडेंट्स के हिसाब से, अगेन दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, फॉर जेडब्ल्यू, सबसे ज्यादा प्रेशर किस स्टेज पे होता है? जैसे यहाँ पे हम इसको स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 12th में प्री बोर्ड, बोर्ड, फिर एंट्रेंस। तो अब तो एक चलो बोर्ड हो गया, अब तो मुझे जाके एंट्री देना है। कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है स्टूडेंट पे? सर स्टूडेंट पे दिसंबर मंथ के बाद ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि उसने सिर्फ अगर कॉम्पिटिटिव की प्रैक्टिस की है तो उसको कॉम्पिटिटिव की प्रैक्टिस भी थोड़ी अधूरी सी लगती है, और बोर्ड तो उसने बहुत कम किया होता है। तो अब उसके सामने बोर्ड फरवरी में उसकी एग्जाम है, सबसे पहले बोर्ड करने में उसका बहुत टाइम चला जाएगा, क्योंकि पहले से उसने कुछ किया नहीं, तो उसका बहुत टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है और बहुत टाइम लगता है। तो वो स्टेज पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब हम बोर्ड करें या कॉम्पिटिटिव को थोड़े टाइम साइड में रखें या क्या करें। तो ये दिसंबर मंथ के बाद सही जो मेहनत से जो नहीं चले सही ट्रैक से, तो वहाँ उनको दिक्कतें तो आती हैं। ओके, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे, 2013 में मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया, एक दशक से ज़्यादा हो चुका है। आज भी सपने आते हैं कि केमिस्ट्री का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है, बट कोई प्रिपरेशन नहीं है अभी तक। ये मतलब समझ लीजिए वो तो कितना उस स्टेज से निकल चुके हैं, बट अभी भी ये होता है कि यार बोर्ड का वो है, अब इसका वो है, सब्जेक्ट का कोई फलाना ढिमकाना जो भी है, आई हैव दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो क्योंकि ये बहुत
होता है ना 12वीं का जो टाइम होता है वो बहुत चैलेंजिंग एंड बहुत प्रेशर होता है उसमें। प्रेशर तो होता है सर, लेकिन अगर स्टूडेंट ने प्रॉपर पहले से ही प्रिपरेशन की, कंसिस्टेंसी अगर उसमें है तो उसमें प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें कंसिस्टेंसी जिनकी कम होती है, जैसे कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, माइंड सेट नहीं है, तो वहाँ जाके फिर दिसंबर मंथ में ऐसा प्रेशर आता है। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स JEE की एग्ज़ाम दे रहा है तो वो जनवरी में आती है और बोर्ड की एग्ज़ाम होती है फरवरी में। तो अब ये दोनों में वो क्या पढ़े सबसे पहले? अगर वो जनवरी की प्रिपरेशन करने जाएगा तो बोर्ड में तो लर्निंग चीज़ें भी है, लर्न तो इतना फास्ट होता नहीं, तो वहाँ जाके दिक्कतें होती है। तो वहाँ पे ऐसा सबके दिमाग में ख्याल आ जाता है कि अब हम ये करें या वो करें। राइट। और ऑफ कोर्स बोर्ड्स के बीच में भी छुट्टियां तो मिलती हैं, जैसे आज आपका केमिस्ट्री है, में हो सकता है 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद फिजिक्स हो, लेकिन कुछ कुछ ये भी सोचते हैं यार 4-5 दिन तो मिल लेंगे यार, मिल रहा है ना तब पढ़ लेंगे। वो तो सबसे घातक चीज़ है। 4-5 दिन में सर इतना पूरे साल की पढ़ाई नहीं हो रही। रिविजन नहीं हो रही, मतलब मैं कहूँगा रिविजन भी ऊपर ऊपर से हो सकती है। अगर रिवाइज नहीं हुआ कोई टॉपिक बहुत सारी बार तो वो एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में अच्छी तरह से अगर लिखना है हमको तो वो एक एक टॉपिक को बहुत सारी बार रिवाइज करना ज़रूरी है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व बार बार करना ज़रूरी है। आजकल क्या सिचुएशन हो चुकी है कि स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ रहे हैं तो उनको एनसीईआरटी के सम्स नहीं आते। अगर एनसीईआरटी में से आ गया तो वो सोचेगा कि कहाँ से आया, उसको इतना भी नहीं पता कि एनसीईआरटी में दिया हुआ। बेसिक्स क्लियर नहीं है। हाँ, अगर स्टूडेंट को ऐसी कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज चेंज करनी चाहिए ओवरऑल आपके हिसाब से, तो वो कौन सी चीज है? सर वो स्टूडेंट को बस यही जो मैंने आपको कहा कंबाइन होके चलना है, कॉम्पिटिटिव और एनसीईआरटी बैलेंस करके चलना है। हाँ, वो चीज चेंज करनी है, मतलब वो एक अप्रोच होना चाहिए कि दोनों में मुझे अपना पैर जमा के रखना है। यहाँ ये भी जरूरी है, बेसिक्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, फंडामेंटल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और उसका एप्लीकेशन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस एग्जाम वो भी जरूरी है। राइट। सो फाइनली जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री को लेकर बहुत डरते हैं, तो आपका एक ऐसा मंत्रा दैट उसको वो स्कोरिंग सब्जेक्ट में बदल जाए, और एक्चुअली केमिस्ट्री इज स्कोरिंग, नो डाउट अबाउट इट, तो फियर से स्कोरिंग सब्जेक्ट की तरफ ये क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? स्टूडेंट को सर कंसिस्टेंटली मेहनत करनी चाहिए। और स्टूडेंट को जैसे केमिस्ट्री की बात है तो उसमें फॉर्मूला शीट बनानी है, शॉर्ट नोट्स बनानी है, फिर वो शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करनी है, और रिवाइज करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर्स करने हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजिंग टेस्ट सब कुछ सॉल्व करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओवरनाइट तो सर केमिस्ट्री में भी कुछ होना नहीं है। करेक्ट। और पेरेंट्स का इसमें रोल, बिकॉज अगर प्रेशर है उसमें क्या सपोर्ट मिलता है पेरेंट्स का इसमें खास करके क्या रोल होना चाहिए ओवरऑल? सर आजकल के पेरेंट्स तो स्टूडेंट्स को काफ़ी सपोर्ट करते ही हैं, मतलब जो सुविधा भी बहुत अच्छी इस बार अब तो दे रहे हैं पेरेंट्स वगैरह, मतलब उनके और से बहुत अच्छी सुविधा मिल जाती है, अच्छी स्कूल, अच्छा इंस्टीट्यूट, अच्छा क्लासरूम, घर में भी एक प्रॉपर सेटअप बना के देते हैं बच्चों को। तो पेरेंट्स की ओर से तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन प्रेशर थोड़ा कम हो जाए स्टूडेंट को, ऐसा कुछ करे तो स्टूडेंट कर पाएंगे। राइट। और वन मोर थिंग, हो सकता है कोई स्टूडेंट बोर्ड में नहीं, चलो ठीक है, फोकस करो, जो करो आप, मेहनत करो, कंसिस्टेंटली काम करो, बट बोर्ड में भी अच्छे नंबर नहीं आए या कोई खास ऐसा एंट्रेंस में कुछ हुआ नहीं क्रैक, और ठीक ठाक कॉलेज मिल गया, उसके बाद फिर क्या? क्योंकि ऐसे भी केस स्टडीज बहुत होते हैं जो बोर्ड में बहुत सामान्य नंबर होते हैं, इतने कोई बड़े कॉलेज से नहीं किया उन्होंने ग्रेजुएशन, बट स्टिल दे मेक दे मेक इट बिग, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर क्या है कि अगर स्टूडेंट कहीं ना कहीं जहाँ भी उसने एडमिशन लिया है उसके इंटरेस्ट की जगह पे ही लिया होगा, तो जहाँ उसका इंटरेस्ट है वहाँ वो एडमिशन लेगा और वो चीज़ में आगे बढ़ेगा तो आगे आना ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर जैसे बी ग्रुप लेंगे तो हम मेडिकल में नहीं गए तो कुछ नहीं होगा।
स्टूडेंट आगे तो आएगा ही अगर मेहनत अपनी करते रहेगा और अपने कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हाँ और अपने इंटरेस्ट में वो काम करेगा तो हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि बी ग्रुप लिया तो उसको मेडिकल में जाना जरूरी। तो सर आप फाइनली स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे ओवरऑल जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, एंड फॉलोड बाय योर एडवाइस एडिशन टू द पेरेंट्स, आपका क्या सुझाव है प्लीज? पहले तो स्टूडेंट्स के लिए कि प्रॉपर आपका जो गोल है उसको रोज ध्यान में रखो और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो सब कंसिस्टेंटली मेहनत करो। जो भी आपके टीचर्स बोलते हैं, जो भी आपके टीचर्स सजेस्ट कर रहे हैं वो उसको अच्छी तरह से उसको फॉलो करो और प्रॉपर एनसीईआरटी को भी फॉलो करो और एनसीईआरटी रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उनको डाइजेस्ट करो, पहले उसको समझो। और कोई भी एक टॉपिक है, मान लो कि कोई एक टॉपिक आप पढ़े हो तो वो टॉपिक में कितने स्टाइल से क्वेश्चंस आ सकते हो, हर एक स्टाइल के बारे में सोचो और उस फिर वापस से उसके पीवाईक्यूज वगैरह और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। अगर आपका कोई टॉपिक वीक रह गया है तो उसके लिए अलग से टाइम निकालो और सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी के लिए आप जितना भी टाइम निकाल पाओगे, टाइम मैनेजमेंट, अब सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी। टाइम मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे से करोगे तो ही सेल्फ स्टडी के लिए वक्त निकलेगा और सेल्फ स्टडी के लिए प्रॉपर टाइम निकाल कर उसको अच्छी तरह से करो और अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करो। और हर एग्जाम जो भी टेस्ट आपकी आती है वो देने के बाद जहाँ पे गलतियां होती है उस पर फोकस करो। जनरली हम क्या करते हैं कि टेस्ट देने के बाद वो पेपर को देखते भी नहीं, फिर आगे के पेपर की प्रिपरेशंस करने लग जाते हैं। तो जहाँ पे आपने गलती की है, जहाँ मिस्टेक्स हो गई है उसको थोड़ा देखो और उस पर फोकस करो कि दोबारा ये मिस्टेक ना हो। और पेरेंट्स के लिए मेरा जो मैसेज है कि स्टूडेंट्स को प्रेशराइज मत करो और स्टूडेंट को जो भी उनका गोल है उसमें धीरे धीरे उनको आगे बढ़ने दो और प्रॉपर से मतलब ध्यान रखो सब कुछ चीज़ें, लेकिन उन पे प्रेशर मत बढ़ाओ। अगर हो सकता है कभी मार्क्स कम भी आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि मार्क्स आने ही चाहिए, कभी कम भी आ जाए तो उसके लिए कोई और फील्ड बनी होगी, कोई और अच्छी तरह से और फील्ड में अच्छी तरह से वर्क कर लेंगे। लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशन और इतना प्रेशर मत बढ़ाओ कि स्टूडेंट के लिए वो चीज़ जो इंटरेस्ट डेवलप करने की जगह पे प्रेशर इतना डेवलप हो कि वो आगे अच्छी तरह से कर ही ना पाए। तो बस स्टूडेंट को सपोर्ट करते हो। थैंक यू। So, sir, thank you so much for all your insights on this particular topic, and it was great to have this conversation. थैंक यू सर।